अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 9। हिंदी कहानी जो हम लोग पढ़ रहे थे वापसी, उसी का ये लास्ट पार्ट है। इस कहानी में हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं पहले सारे पार्ट्स में। तो इस पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे जब गजादर बाबू को सब उनके घर के फैमिली मेम्बर भला बुरा कहते हैं और ये बात वो चुपचाप सुन लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं देते हैं। तो उनके बाद उनकी मन की जो अवस्था होती है वो कैसी होती है और वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, एंड में क्या होता कहानी का, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। गजादर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। गजादर बाबू हाथ में एक लेटर लेकर अंदर आते हैं और अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं। वो भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पोंछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजादर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा। तो वो कहते हैं कि मुझे सेठ रामजी मल के चीनी मिल में जो है चीनी फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है और कहते हैं कि खाली मैं बैठा हुआ हूँ, इससे अच्छा है कि कुछ पैसे कमा लूँ। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। तो फैक्ट्री वाले, जो फैक्ट्री का जो मालिक था, वो उनसे पहले ही कहते हैं कि आप आकर कुछ हमारे फैक्ट्री में काम कर लीजिए, लेकिन वो उस बात से पहले इनकार कर देते काम करने से। फिर कुछ रुक कर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि वर्षों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर, परसों जाना, तुम भी चलोगी? तो फिर वो कुछ देर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। जैसे बुझी हुई चिंगारी को वो उनके मन में एक चमक सी उठती है, उनके मन में एक बात सी आती है। उन्होंने बहुत ही धीमे आवाज़ में अपनी पत्नी से कहा, मैंने सोचा था कि वो सोचते हैं, वो अपनी फीलिंग्स जो अपनी पत्नी के साथ शेयर कर रहे हैं अब, कि वो उन्होंने क्या सोचा था। वो सोचते हैं कि सबसे इतने साल वो सबसे दूर रहे, अब जैसे ही वो रिटायर हो गए हैं तो वो परिवार के साथ आकर रहेंगे, परिवार के पास रहेंगे। इतना ही कहकर वो चुप हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, मुझे परसों जाना है, तुम भी चलोगी? वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलोगी ना? मैं, पत्नी ने सकपका कर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा, इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। तो उनकी पत्नी कहती है कि उनकी पत्नी एकदम हैरानी से कहती है, मैं कैसे चलूंगी? अगर मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा, इतनी बड़ी गृहस्थी है और फिर सयानी लड़की भी है। बात बीच में काट गजादर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गए। और बात वो सयानी लड़की इतना ही कहती है और बात को वो बीच में काट के अपनी पत्नी को कुछ कहने का मौका ही नहीं देते हैं। फिर उसके बात को काटते हुए कहते हैं कि ठीक है, तुम यहीं रहो, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था, और फिर किसी गहरी सोच में डूब जाते हैं। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लिया। और नरेंद्र ने बहुत ही जल्दी में उत्सुक होकर बिस्तर को बांधा, उनके सामानों को बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजादर बाबू के टीन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया। गजादर बाबू के लिए एक टीन का बक्सा और पतला सा बिस्तर जो है उनके लिए रिक्शे पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की दलिया हाथ में लिए गजादर बाबू रिक्शा पर बैठ गए और रास्ते के लिए उनकी पत्नी ने लड्डू और मठरी का दलिया जो है वो अपने हाथ में लेकर रिक्शे पर बैठ जाते हैं। दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली और एक नज़र वो अपने परिवार पे डालते हैं, फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। वो एक नज़र अपने परिवार की तरफ डालते हैं, फिर नज़र फेर कर दूसरी तरफ देखने लगते हैं और रिक्शा चल पड़ता है। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछल कर कहा, भैया हम भी। तो उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आते हैं और जैसे ही वो घर से चले जाते हैं तो बहू उनका जो बेटा है अमर से कहती है कि सिनेमा ले चलिएगा ना? तो उसकी जो बहन है बसंती, वो कहती है कि भैया हम भी जाएंगे। गजादर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई, बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया।
फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। तो गजेंद्र बाबू की पत्नी जो है उनके जाने के बाद सीधा चौके में जाती है, रसोई में जाती है और मठरी को एक कटोरी में रखकर अपने कमरे में ले आती है और कनस्तरों के पास रख देती है। फिर बाहर आकर कहती है, अपने छोटे बेटे नरेंद्र से कहती है कि बाबूजी की चारपाई जो है कमरे से निकाल दे, इसमें चलने तक की जगह नहीं है। अर्थात इस कहानी में ये बताया गया है कि किस तरह से आज का जो नई पीढ़ी है, आज की जो नई पीढ़ी अपने फैमिली की इज्जत नहीं करती है। अपने फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली जो है उसके पिता, अपने पिता की भी इज्जत नहीं करती। वो पिता जो हमारे लिए हर कुछ करता है, वो पिता जो अपनी ज़रूरतों को पूरा ना करके हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, ताकि हम लोग एक सेटिस्फाइड लाइफ जी सके, हम लोग तरक्की कर सके। लेकिन अंत में जब पिता को अपने परिवार की ज़रूरत होती है, जब उस इंसान को अपने परिवार की ज़रूरत होती है, तो वो ज़रूरत जो है, तो वो फैमिली उन्हें नहीं दे पाती है। वो प्यार, वो इज्जत के जो वो आकांक्षी थे, जो वो प्यार इज्जत चाहते थे अपने फैमिली से, वो चीज़ उनकी फैमिली उन्हें नहीं दे पाती, बल्कि उन्हें एक बोझ की तरह समझने लगती है। जो आजकल के अधिकांश फैमिलियों में, अधिकांश परिवारों में हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि माँ बाप का इज्जत नहीं है, माँ बाप से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बेटा बाप की नहीं सुनता है। ये कॉमन फैक्टर है आज के जनरेशन का। आज की जनरेशन जो ऐसी ही है, अपनी ही दुनिया में वो मग्न रहना चाहता है, अपनी ही उसकी एक अलग दुनिया है। शादी हो जाता है, बेटा बहू को लेकर अलग हो जाता है, माँ बाप का कोई इज्जत ही नहीं है। तो इस कहानी के जरिए उषा प्रियवंदना जो बताना चाहती है कि फैमिली, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, वो अपनी ज़रूरतों को कहीं छोड़ देता है और अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो कोशिश करता है ताकि उसके फैमिली एक सिक्योर लाइफ जिए। लेकिन फैमिली क्या करती है? फैमिली सिर्फ उसको एक पैसा कमाने का मशीन समझती है, सिर्फ उसको एक पैसा कमाने का मशीन समझती है और ये समझती है कि बच्चे क्या समझते हैं कि ये माँ बाप का कर्तव्य, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि बच्चों के लिए भी कुछ ड्यूटी होती है अपने माँ बाप के प्रति, अपने माता पिता के प्रति बच्चों की भी कुछ ड्यूटी होती है। तो उस ड्यूटी को पूरा करना बहुत बड़ी बात है। और ये जो कहानी हम लोग पढ़े हैं, ये उषा प्रियवंदना की बहुत ही अच्छी कहानी है, जो और ऐसी कहानी रची है इन्होंने जो हमारे आसपास के वातावरण से ही लिया गया है। ये हम लोग हर दूसरे फैमिली में ये प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो माँ बाप का इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप ही वो चीज़ है जो हमें पाल पोस, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। आप लोग चैप्टर को गो थ्रू कीजिएगा, रीड कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन बार बार सुनिएगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है। इसका जो क्वेश्चन आंसर वगैरह होगा वो हम जब ऑनलाइन क्लासेस होगा तो उसमें जैसे करवा रहे हैं वैसे ही करवाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।